गुड इवनिंग क्लास। हाँ, अभी तक आपका जो सेशन कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहा था, जहां आपने रसायन विज्ञान पढ़ा होगा, जीव विज्ञान पढ़ा होगा, उसी के क्रम में आपका भौतिक विज्ञान जो कक्षा 10 के लिए अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आपके जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो आज हम कहीं ना कहीं प्रकाश के बारे में बात करेंगे। 3 पॉइंट यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, प्रकाश, फिर एक टर्म लिखा है परावर्तन और एक टर्म यहां पर लिखा है अपवर्तन। इन द सेंस पहले लाइट के बारे में हम जानेंगे, फिर प्रकाश का ही परावर्तन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर प्रकाश का ही अपवर्तन क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये पहली क्लास कहीं ना कहीं हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझिएगा, वो ज्यादा बेस्ट होगा। कुछ चीजें यहां पर आपको पीपीटी में मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको कहीं ना कहीं अलग मिल जाएंगी। तो सबसे पहले अगर यहां पर हम बात करें, यहां डिफिनेशन आपको प्रकाश का वहां तो दिख गया होगा, लेकिन जनरली अगर हम बात करें तो ये हम आपके सामने लिख रहे हैं लाइट। लाइट इन द सेंस जिसको हम और आप क्या कहते हैं, प्रकाश। तो अगर हम कहें प्रकाश होता क्या है, तो जनरली आप कहेंगे कि सर प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो कि हमें दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन देखने में क्या होती है, सहायक होती है। यह एक परफेक्ट कहीं ना कहीं डेफिनेशन नजर आता है। लेकिन जब आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रकाश के गुण के बारे में पूछा जाता है, या यूं कहें उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की जाती है, तो 4-6 प्रॉपर्टीज आपको कहीं ना कहीं इसको जाननी पड़ेगी। जैसे पहला पॉइंट अगर हम कहें, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। इसमें जो तरंगे पाई जाती हैं, जिसको हम लोग सिंपल वे में अगर हम कहें तो विद्युत, यहां पर कहें चुंबकीय तरंगे, ये कहीं ना कहीं पाई जाती हैं। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या हैं, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस जरूर कर लेंगे, लेकिन इतना डीप आपको नहीं जाना है, क्योंकि इतना डीप आपके एग्जाम में नहीं आएगा 10th लेवल के अगर हम बात करें। लेकिन तब भी बता दें, तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक आप कहते हैं विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जिनको चलने के लिए अगर हम बात करें तो एक क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये यहां पे विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा पॉइंट, जो प्रकाश की किरण है, अगर हम प्रकाश की किरण की बात करें तो उसे पृथ्वी तक आने में जो समय लगता है, वो जनरली अगर हम कहें तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का अगर हम कहें तो समय लगता है। जो प्रकाश की किरण जो पृथ्वी पर आती है, ये इतना समय लगता है। तीसरी अगर इसके प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो प्रकाश का एक टर्म होता है जो जनरली आप जानते हैं, जिसको हम और आप कहते हैं तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं, जिसको अगर एक वर्ड यहां पर और हम लिखना चाहें, जिसको हम और आप कहेंगे वेवलेंथ। जो प्रकाश की वेवलेंथ होती है, वो कहीं ना कहीं आपकी 3900 से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉन होती है जनरली। यहां पर इसमें जो आप कलर वगैरह थोड़ा सा डिटेल तो नहीं जाएंगे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दे रहे हैं। अगर आप जानते हैं तो बड़ा अच्छा है, नहीं जानते हैं तो आगे इस पर डिस्कस करेंगे। एक होता है विबग्योर। विबग्योर ये आपके 7 कलर होते हैं। सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होती है वायलेट की होती है, और सबसे ज्यादा जो होती है रेड की होती है। इसीलिए ट्रेन वगैरह में जो रेड कलर यूज होता है रेड का, क्योंकि बहुत दूर तक ये दिखाई पड़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग है। तो मिनिमम में 1 एंगस्ट्रॉन जो लिखा है यहां पर, 1 एंगस्ट्रॉन की अगर हम वैल्यू लिख दें थोड़ा सा, 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 की पावर अगर हम बात करें तो -10 मीटर। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश 2 टाइप का, 2 टाइप इन द सेंस हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस चीज को थोड़ा सा यहां समझिएगा तो ज्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। जैसे जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, जिस मिरर में, वो पारदर्शी होता है कि अपारदर्शी होता है, तो आई थिंक आप सीधे कहेंगे कि सर वो अपारदर्शी होता है, क्योंकि टकरा कर तभी हमें अपना फेस क्या होता है, वापस दिखाई पड़ता है। और अगर वही पारदर्शी होगा तो सीधे हमारा फेस बाहर चला जाएगा, हमको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ेगा। तो यहां पर एग्जाम में आता है कि प्रकाश का किस माध्यम में क्या होता है, तो प्रकाश का अगर हम कहें अपारदर्शी, सीधा अगर हम कहें अपारदर्शी अगर माध्यम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रकाश का जो होगा वो होगा परावर्तन। अगर वो अपारदर्शी मतलब रिफ्लेक्ट होकर वापस हमें दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर वही कहीं ना कहीं पारदर्शी है, तो वहां पर सीधा जो होता है प्रकाश का क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो ये जनरली है तो और भी इसमें, लेकिन ये प्रॉपर्टीज आप जान लीजिए लाइट की 2-4 पॉइंट। अब हम आते हैं यहां पर
जो आपके पीपीटी में यहां पे दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और जो हमें देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ऑलरेडी हमने बताया एक प्रकार की एनर्जी है जो दिखाई तो नहीं पड़ती, देखने में सहायक होती है। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आता है यहां पर प्रकाश का परावर्तन, तो थोड़ा सा इसको समझिएगा। पहले तो जनरली ये फिगर जो आपके सामने बना हुआ है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फिगर जो आगे आपको ये होता ज्यादा बेटर होता जब हम टाइप्स ऑफ मिरर की बात करते, दर्पण की बात करते, लेकिन तब भी हम बता दें, ये जैसे हमने जो मिरर बनाया है ये आपका एक जनरली अगर हम बात करें तो यह एक प्लेन मिरर है, ये आपका कहीं ना कहीं समतल दर्पण है। लेकिन ये अभी भी स्टेटमेंट अधूरा है। ये प्लेन मिरर के साथ साथ अगर हम कहें तो ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एक तरफ अगर ऐसे दूसरा टर्म बनाकर एक तरफ ऐसे डैश 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 कर दे, जिसको कलई करना कहा जाता है, तो ये प्लेन मिरर विद इन ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी होता है। तो जब परावर्तन की बात आएगी तो पीछे देखिए हमने कहा अपारदर्शी माध्यम में परावर्तन होगा, तो नीचे देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है जो आपके सामने। तो प्रकाश का परावर्तन जो एक टर्म यहां पर लिखा है आपतित किरण, जिसको अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बता दें, इसे इंसिडेंट रे कहते हैं। आपतित किरण जो लेफ्ट कॉर्नर से कहीं ना कहीं बाएं से यहां पर छोड़ी जाती है और टकरा के जो वापस जाती है इसे परावर्तित किरण, परावर्तित इन द सेंस अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टिव रे के नाम से जानते हैं। और बीच में जो काल्पनिक रूप से ये रेखा बनती है जिसको हम और आप जो है नॉर्मल के रूप में जानते हैं, अभिलंब के रूप में। अब यही इसके दो लॉ बन गए हैं। जितना भी आप जानते हैं, जैसे अगर आपने अपनी बुक उठाएंगे तो चाहे पेंसिल को पानी में डुबोना या सिक्के को उभरा हुआ दिखाई पड़ना या हीरे का चमकना या छाया बनना, ये जितने भी रूल हैं सब अपवर्तन में आते हैं। कोई भी टर्म कहीं ना कहीं तो परावर्तन में आपको नहीं नजर आएगा। वो बात और है, अपवर्तन में जब डीप जाते हैं तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को वो फॉलो करता है। तो पहले तो यहां कोई ऐसा रूल नहीं है कि जिसके बारे में आपको उदाहरण स्वरूप यहां पर बताया जाए। तो इसमें आगे होता क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, इसको एक यहां पर डिस्क्राइब हम लोगों ने किया है पीपीटी के माध्यम से, क्योंकि जब आप देखेंगे तो परिभाषा भी आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आएगी। देखिए, आपतित किरण की बात करें, किसी परावर्तित होने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण क्या कहलाती है, आपतित किरण। ऑलरेडी देखिए पीछे तो फिगर था, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा फिर से हम यहां पर ऐसे 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 और फिर ऐसे, और ये आई हो गया, ये आर हो गया, ये एन हो गया, ये कोण आई हो गया, ये कोण आर हो गया, जनरली हम बना दे रहे हैं। तो ये हो गया इंसिडेंट रे कहते हैं, किसी वस्तु से टकरा कर लौटने वाली, ये आया टकराया, ये इधर लौटा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिव रे। अभिलंब क्या होगा, एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु पर लंब पर होती है या परावर्तित होती है, उसको क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण भाई आपतित किरण द्वारा बना जो कोण होगा वो आपतन कोण, और जो परावर्तित के साथ बनेगा वो परावर्तन कोण। तो यहां पर है प्रकाश किरण द्वारा आपतन बिंदु तथा उस बिंदु पर अभिलंब के साथ बनने वाले कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण कहेंगे, और इसको हम परावर्तन कोण कहेंगे। अब यहां पर अगर हम कहें तो दो ला इसके हैं, ऐसे तो आपके अपवर्तन के भी दो ला हैं और परावर्तन के, तो हम लोग परावर्तन पढ़ रहे हैं तो इसकी बात करें, परावर्तन कोण वही डिफिनेशन जो ऑलरेडी बता चुके हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के दो नियम इन द सेंस, फिर वही बार बार हम कह रहे हैं, वही फिगर हम बना रहे हैं, जानबूझकर बना रहे हैं कि चीजें आप कहीं ना कहीं समझिए। ये कोण आई, ये मतलब आई है, और ये आपका आर है। तो परावर्तन का नियम पहला, आपतित किरण, ये आपतित किरण, ठीक है, वेरी गुड। परावर्तित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब, ये है अभिलंब। तीनों क्या है भाई, एक ही तल पर है ना, तीनों एक ही तल पर होते हैं। बिल्कुल आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर एग्जाम में कहा जाए कि कोण 30 आई है तो आर कितना होगा, तो आंख बंद करके फिर आपको कहना पड़ेगा 30 ही होगा, क्योंकि इन्होंने अपने डिफिनेशन में कह दिया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर हमें आपतन कोण की वैल्यू पता चल गई तो परावर्तन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये टर्म, अब देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब का मतलब एक प्रकार से यहां पर जहां ये आई और आर एक दूसरे को टच करते हैं, छेदित करते हैं या छेदित करते हैं, उसी का एक जो इमेज बनकर आता है उसी को हम एक प्रकार से प्रतिबिंब के रूप में बोलते हैं। तो डिफिनेशन थोड़ा बहुत आप अपने अकॉर्डिंग भी देखिए। प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण आपस में क्या होती हैं,
प्रच्छेदित होती हैं। तो यहां पे परावर्तित मत समझिएगा कि दो बार परावर्तित, ये भी मतलब एक दूसरे, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं इस आधार पर। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब इन द सेंस जो प्रतिच्छेदित होकर जो इमेज बन रहा है, अगर वो किसी पर्दे को या किसी को भी उदाहरण ले ले, अगर उस पर बन रहा है तो वास्तविक, अगर पर्दे से बाहर बन रहा है तो उसको हम एक प्रकार से आभासी के रूप में जनरली जानते हैं। तो यहां पे डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रच्छेदित होती है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब जो टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिस एरिया जैसे जितना भी कवर हो रहा है, अगर उसी पर रह जाता है तो वो वास्तविक हो गया, उस एरिया को पार कर जाएगा तो आभासी के रूप में। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम आपको आगे भी बता देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा डीप हमें जाना पड़ेगा। तो यहां पर अगर हम देखें, आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की प्रतीत होती, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब पर्दे से बहुत क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। आभासी प्रतिबिंब हमें देखिए, आभास कोई भी चीज आप करेंगे, आभास कभी उल्टा होता ही नहीं है। चाहे वो आप दर्पण आगे पढ़ेंगे, लेंस पढ़ेंगे, अगर आभास के साथ कहीं भी उल्टा लिखा है तो समझ लीजिए टोटली वही रॉन्ग है। आभास हमेशा जो होता है हम सीधा ही आभास करते हैं, आभास कभी उल्टा नहीं होता। इसके अपने अपने कॉन्सेप्ट हैं, यहां तो जनरली हम बताएं। देखिए, दर्पण जिस वस्तु में आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं, उस वस्तु को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। अब यहां पर देखिए मेन कॉन्सेप्ट तो अब आया। दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक समतल होता है और एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। तो अभी तक हम लोगों ने जो पीछे अगर हमने देखा होगा, जो परावर्तन का नियम पढ़ा, वो परावर्तन का नियम स्पेशली अगर हम कहें तो प्लेन मिरर को ही टच करके हमने पढ़ा है। क्योंकि गोलीय दर्पण को जब हम दो भागों में बांटते हैं, तो एक कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, जिसको हम अवतल दर्पण कहते हैं, और एक को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, उसमें डिफाइन होता है। तो पहले समतल दर्पण का कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने दे रखा है, उसको हम आप देख ले। यदि किसी दर्पण की परावर्तक सतह पर समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। कहने का मतलब सीधा ऐसे क्या है? समतल है, बिल्कुल प्लेन है, लेकिन यही ऐसे थोड़ा सा मूव होता, ऐसे मूव होता, तो एक प्रकार से गोले का एक कट बना हुआ है, तो गोलीय दर्पण हो जाता। तो ये तो है समतल दर्पण, पीछे हमने फिगर बताया भी है। दैनिक प्रयोग में लाए जाने वाला दर्पण क्या कहलाता है? समतल दर्पण। और वैसे भी जान लीजिए, जो आप जाते हैं कहीं पर, जैसे आपके शहर में कहीं होगा शीश महल, जैसे हम लोग खड़े होते हैं तो कई हमारे चेहरे दिखाई पड़ते हैं चारों तरफ, तो शीश महल वगैरह का भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस पर लागू होता है? प्लेन मिरर पे लागू होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं क्या होता है? सीधा। इस चीज को नोट डाउन आप जरूर करिएगा कि जब भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं ना, तो क्या हम लोग सीधे दिखाई पड़ते हैं कि उल्टे दिखाई पड़ते हैं? तो आपका सीधा आंसर होगा कि सर सीधे दिखाई पड़ते हैं, उल्टे कहां? तो सीधे उल्टे का ये मतलब नहीं होता है कि आप चेहरा देखेंगे तो पैर दिखाई देगा। उल्टे का मतलब होता है लेफ्ट का राइट दिखाई पड़ता है और राइट का लेफ्ट दिखाई पड़ता है। लेकिन रियलिटी तो यही होती है कि हम वहां पर होते ही होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से हम अब आभास कर रहे हैं और होते हम ही वहां पर हैं। सीधे अगर आभास सीधा होगा, लेकिन जब वास्तविक रूप में के आगे होगा, वास्तविक आगे आपको मिल जाएगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है? बराबर होता है। हमेशा इसका एक डीप बहुत कॉन्सेप्ट है, उतना डीप तो नहीं जाना चाह रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें, यहां पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा करवा भी दे रहे हैं। हां, एक मिनट। हां, एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए, ध्यान से यहां समझिएगा, मान लीजिए कोई क्या है? समतल दर्पण है। समतल दर्पण कोई भी है। समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूर्ण रूप देखना है, तब वस्तु कैसी होनी चाहिए? थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा, ये दोनों सेंस में आता है। दर्पण कैसा होना चाहिए, वस्तु कैसा होना चाहिए। तो आप खुद बताइए, जिसमें आप चेहरा देखते हैं, क्या मिरर कभी वो आपसे बड़ा होता है? तो आप कहेंगे नहीं सर, छोटे से उसमें भी हमारा इतना बड़ा मिरर आ जाता है। तो हमेशा जानिए, वस्तु जो होती है वो बड़ी ही होती है, और मिरर जो होता है हम ये मानकर चले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि छोटा होता है। तो ये स्टेटमेंट देखिए, समतल में किसी वस्तु का पूर्ण रूप देखना है, तब वस्तु कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु जो है, जो दर्पण होगा
उस दर्पण का अगर हम कहें तो क्या होगा, दुगुना होगा। ये क्या होगा, वस्तु बराबर दर्पण इंटू 2। लेकिन अगर यही कहा जाए दर्पण कैसा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, इतना आप जानते हैं, ये वस्तु बटे क्या हो जाएगा, 2। मतलब वस्तु का क्या होगा, आधा होगा। तभी किसी वस्तु का हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण रूप देख सकते हैं। तो इस चीज को जरूर देखिएगा, आपके क्वेश्चन आए भी हुए हैं, इसमें हमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, थोड़ा सा पीछे जाएं, छूट गया कुछ। हाँ, अब देखिएगा ये, हाँ, समतल दर्पण वस्तु के बराबर सीधा तथा पार्श्विक उल्टा होता है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट बताया। गोलीय दर्पण वो दर्पण है जिनका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, एक अवतल होता है और एक क्या होता है, उत्तल होता है। अब थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मेन इंपॉर्टेंट तो ये है। गोलीय दर्पण की अगर हम बात करें, ये देखिए हमने क्या बना दिया, गोला बना दिया, और इसी गोले को हमने ऐसे क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद आधा गोला इधर रख दिया और आधा गोला अगर हम कहें इधर हमने रख दिया। अब अगर हम कहें ये कौन सा मिरर है, तो सीधा हमारा आंसर होगा CND। मतलब हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जब तक कलई नहीं किया जा सकता है तब तक हम ना अवतल बता सकते हैं ना उत्तल बता सकते। लेकिन कलई करने के बाद एक अवतल हो जाएगा, एक उत्तल। मतलब किसी भी मिरर को हम कुछ भी यहां पर बना सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहां पे ध्यान से समझिएगा कि अवतल और उत्तल। अब देखिए हम अपने मन से कलई कर रहे हैं। देखिए बाहर के सिरे को हमने क्या कर दिया, यहां पर ऐसे 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 कलई कर दिया, और इसमें क्या हमने किया, अंदर वाले सिरे को ऐसे 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 हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसको हम और आप अगर हम कहें, जो बाहर वाला कलई होता है उसको कहा जाता है अवतल दर्पण। देखिए आप गणित में पढ़ते होंगे, हाई स्कूल में आपके है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, उसमें अवनमन कोण और उन्नयन कोण आता है। अव का मतलब होता है अंदर की तरफ, उन्नयन का मतलब होता है बाहर की तरफ। तो जहां प्रकाश का परावर्तन अंदर की तरफ, कहने का मतलब ऐसे आएगा टकराएगा, आएगा टकराएगा, मतलब अंदर ही रह जाएगा। तो अंदर तभी रहेगा जब बाहर क्या कर देंगे भाई, पॉलिश कर देंगे, तभी अंदर रहेगा, वरना कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। तो ये अवतल दर्पण हो गया। यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश आप लोगों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आपके काम आएगा। तो इसे हम आप कहते हैं कॉनकेव मिरर। और उसी का जस्ट अपोजिट, जब भाई उत्तल मतलब उभरा हुआ तल, मतलब टकरा कर कहां जा रहा है डजंट मैटर, लेकिन हमारा तो काम हो गया, इसी को हम और आप क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। लेकिन ऊपर जो हमने यहां पर फिगर बनाया है, अभी आगे भी आपको फिगर मिलेगा, इसमें कई सारे टर्म आते हैं कि इसमें C क्या होता है, P क्या होता है, F क्या होता है, R क्या होता है, इन सबको हमें जानना है। पहले तो ये अवतल है, ये उत्तल है, इतना आप जनरली जानिए। इनका काम क्या होता है ये अभी हम आगे देखते हैं। पहले यहां पर हम आ जाते हैं फिर से जो इन्होंने यहां पर दिया है। हाँ, ये देखिए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या होता है, वक्रीय, मतलब बाहर की तरफ इधर क्या कर दिया जाएगा, कलई कर दिया जाता है, या मुख्य अक्ष के कहीं ना कहीं समांतर होने वाले प्रकाश किरणों को क्या परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलता है। जैसे मुख्य अक्ष ऐसे यहां पर पूरा ये हम खींचते हैं तो एक प्रकार से देखें तो ये आधा ये पूरा क्या बना है, ऐसे गोला ही बना है, और ये पूरा एरिया जो है इसको हम मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। तो इसके समांतर बिंदु पर क्या देता है, मिला देता है, ये जनरली। अब इसी का अपोजिट डेफिनेशन उत्तल दर्पण हम देखें। उत्तल दर्पण कहां चला गया, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ कहीं ना कहीं वक्रीय होता है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट ये दर्पण का केवल है, इसको आप दिमाग में मत सेट करिएगा, ये केवल गोलीय दर्पण का है, ना कि आप सेट करिएगा कि उत्तल दर्पण के लिए स्पेशली इसको हमने टचअप किया है। पीछे हम बना चुके हैं उत्तल और अवतल को, लेकिन अब यहां के जो टूल्स है वो समझिए। पहला दिया गया है ध्रुव। तो ध्रुव क्या होता है, ध्रुव का दो कॉन्सेप्ट होता है। ध्रुव हमेशा जो होता है ये आपका जो दर्पण होता है उसके बीचों बीच का एरिया हम ध्रुव कहते हैं, जिसको हम और आप इंगित P से करते हैं। P इन द सेंस जिसको हम आप क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र के दर्पण को ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के पृष्ठ पर दर्पण को प्रायः क्या कहते हैं, P अक्षर से हम निरूपित करते हैं। तो ये एरिया जो है ये आपका पोल कहलाएगा। मुख्य अक्ष,
गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा, ये देखिए एक सीधी रेखा यहां से गुजर रही है, ये पूरा आपका क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। ये जनरली छोटे छोटे बस टर्म है, डेफिनेशन ऑलरेडी। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो वही कहीं ना कहीं उसी के समकक्ष मुख्य अक्ष, एक प्रकार से बाहर का एरिया, वो उतना बस गोले के बीच में ही रह जाएगा एरिया, वो एक प्रकार से वक्रता केंद्र के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। गोलीय दर्पण का वह परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब ये पूरा का पूरा एरिया हम कह सकते हैं वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किससे निरूपित करते हैं, सी का मतलब सेंटर होता है, वैसे हम कहें सरफेस ऑफ कर्वेटर वक्रता केंद्र, वैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश से मतलब नहीं है, परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। वक्रता त्रिज्या जो है वो हमेशा आप जानते हैं कि केंद्र का क्या होता है, आधा एरिया जो होता है उसे क्या कहते हैं, आर कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। पीछे अगर हम देख तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या गोलीय दर्पण वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता केंद्र की तरह वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का भाग नहीं होता है, वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित होता है। तो कहने का मतलब बाहर अंदर का सेंस ये तब लागू होगा जब दो प्रकार का ऐसे हम बनाएंगे उत्तल अवतल। तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया है, लेकिन ये हमेशा जान लीजिए ये जो सेंटर का जो आधा होता है उसी को हम आर कहते हैं, ये त्रिज्या है, और ये पूरा कंप्लीट जो है इसको हम एक प्रकार से वक्रता के रूप में, ये पूरी परिधि हम कहेंगे, लेकिन ये बीच वाले पॉइंट को हम सी के नाम से जानते हैं, सेंटर के नाम से जानते हैं। अब इसी में कहें फोकस या मुख्य फोकस क्या होता है, तो ये भी अगर हम कहें फोकस मुख्य फोकस, तो ये सी और पी के बीच में एक एरिया होता है जिसको हम एफ कहते हैं। जनरली तो उसको हम फोकस दूरी के नाम से जानते हैं। तो फोकस दूरी शायद दिया तो गया है, देखिए फोकस दूरी यहां पे दिया गया है, वही हम देखना चाह रहे थे। ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव, ये देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ये ध्रुव था और ये आपका सेंटर है, क्या है, फोकस बिंदु के, और कहा ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी, ये आपका फोकस है, और फिर इसको एफ अच्छा से निरूपित, फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या का आधा, ये पूरा आर होता है। तो आर बराबर जो यहां पर हो जाएगा वो क्या होगा, 2f होगा, और f बराबर या इसी को अगर हम कहना चाहें तो क्या हो जाएगा, r/2 होगा। इसी को इन्होंने अपने तरीके परिभाषित किया है। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पर आप भी पढ़िए, बाकी आगे जब न्यूमेरिकल या कुछ और क्वेश्चन आएंगे तब वहां पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों के परावर्तन के नियम, भाई गोलीय दर्पण जरूर है, लेकिन जब तक कलई नहीं होगा तब तक रूल वगैरह लागू नहीं होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां कम से कम परावर्तित, देखिए हर जगह अपवर्तित कहीं नहीं लिखा है, हर जगह परावर्तित लिखा है। तो भाई परावर्तित कब होगा, जब आगे अपारदर्शी होगा तभी तो परावर्तन होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको सिंपल में बैठाना है। अब ये जितने पॉइंट लिखे हैं इसको आपको कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना है। उसके बाद हम आपको गोलीय दर्पण के अवतल और उत्तल दर्पण के भाग को बताएंगे, तब आप चीजें और अच्छे समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम यहां पर अपडेट करा दे रहे हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसके फोकस से होकर गुजरती हैं या प्रतीत होती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब ऐसे आएगा टकराएगा तो उसके बगल से गुजरेगा तो समानांतर ही दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाले प्रकाश के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के भी समांतर हो जाती है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज है, ये जनरली आप यहां पर देख लेंगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि ज्यादा हमें समझाना पड़े। हां, अवतल दर्पण द्वारा अलग अलग स्थितियों में रखे वस्तु का प्रतिबिंब आकार, ये समझिए, ये मोस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। अब इसको हम आपको कहीं ना कहीं समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद वहां पर देखेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर अगर आप ध्यान थोड़ा दें तो अभी अवतल दर्पण हमने ऐसे बनाया था, ऐसे 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 ऐसे, ये आपका अवतल दर्पण है। अब ये अवतल दर्पण बना कहां है, गोले से ही काट के तो बना है, तो क्यों ना हम ऐसे 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 क्या बन लें, काल्पनिक रूप से गोला मान लें। बीच का एरिया जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर के नाम से, अभी ऑलरेडी हमने बताया वक्रता केंद्र। ये जो जहां पे कट होता है इसको हम P के नाम से जानते हैं, और C और P के बीच के एरिया को हम क्या कहते हैं, F के नाम से जानते हैं। अब जनरली इसमें तो बहुत कुछ बन सकता है, ऐसे हम कहें तो अभी रेडियस त्रिज्या बनाएंगे, ऐसे कहें तो नॉर्मल अभिलंब बनाएंगे, लेकिन हमारा काम C, F और P से ही होगा। रीजन क्या है
क्योंकि यहां पर अगर आप देखें, वस्तु की स्थिति पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, प्रतिबिंब का आकार पूछा है, प्रतिबिंब का प्रकृति पूछा है, कि मतलब वस्तु की स्थिति, ध्रुव एवं फोकस। देखिए कोई भी ऐसा टर्म नहीं कि अभिलंब की बात किया गया है, जितने टर्म हम लिखे हैं केवल यहां पर उसी की बात की जा रही है। कहने का मतलब हमने 3 टर्म लिखा है, एक हमने यहां पर लिखा है वक्रता केंद्र लिखा है, एक हमने यहां पर लिखा है फोकस लिखा है, और एक हमने यहां पर लिखा है ध्रुव लिखा है। और अगर आप इसमें ध्यान देंगे तो वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव, उसके अलावा किसी और चीज की, हाँ ये तो आकार साइज ये बन रहा है, ये तो हम बताएंगे कि बन कैसे रहा है। तो इन्हीं से हमारा काम होने वाला है, तो जिससे हमारा काम हो जाए उसी से चीजें हमें अवेयर करनी। और ऐसा कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर होगा कि इसको आप किताब से नहीं पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ेंगे। तो यहां पर अब आप देखिए, सी हमने बनाया, एफ हमने बनाया, और हमने यहां पर बनाया पी। अब यहां पे एक हम लॉजिक के आधार पर यहां पर कह दें, लॉजिक क्या पीछे बना हुआ है लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। हमने लिखा वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु को रखना कहां है, तो उसके बाद उसका आकार कैसा होगा, उसका कहने का मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, और उसकी कहीं ना कहीं प्रकृति क्या होगी। इन 3 पॉइंट को हमेशा, आकार का मतलब आप समझ रहे हैं छोटा बड़ा की बात यहां पे होती है, प्रतिबिंब का मतलब आप समझ रहे हैं, अभी पीछे बताया वास्तविक और आभासी की बात होती है प्रतिबिंब का मतलब, और प्रकृति का मतलब होता है कि उल्टा है कि सीधा है। तो चलिए कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। तो ये आउटर लॉ पर चलिए, यहां पर हम मानकर चलते हैं कोई वस्तु रखी गई है, उस वस्तु का नाम क्या है, ए बी। अब ये जो प्लेस है, इस प्लेस को हमने कहा कि वस्तु अनंत पर है। अब अगर हम आपसे कहें क्या अनंत आप जानते हैं कहां है, तो आप कहेंगे नहीं सर, अनंत तो अनंत है। तो हम आपसे एक सीधा सा क्वेश्चन कहें कि आप मान लीजिए कहीं आप अपने घर के बाहर निकले और आपकी आंखें जहां तक अंतिम पॉइंट तक देख सके, मतलब उसके आगे हमने कहा आप नहीं देख सकते हैं, तो जहां तक आप देख सकते हैं वहां तक आप क्या करिए, देखिए। आपने देखना क्या किया, शुरू किया एकदम लास्ट पॉइंट, उसके आगे आप देख ही नहीं सकते हैं। बगल में हम आगे आपके बगल हमने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट वाला चीज आपको दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है, और हमने आपसे कहा ये बताइए वो छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिख रहा है, कि बहुत बड़ा दिख रहा है, कि बहुत छोटा दिख रहा है। तो शायद बड़ा और बहुत बड़ा तो आप आंसर देंगे ही नहीं, कंफ्यूजन छोटा और बहुत छोटा में होगा। और छोटा बहुत छोटा तब, और जब छोटा तब लगता है जब तुलना होता है, ये इससे छोटा, ये उससे छोटा, और बहुत छोटा का मतलब होता है बिल्कुल अंतिम पॉइंट, उसके आगे हम देख ही नहीं सकते हैं। तो भाई जब अनंत हमने कह दिया कि वस्तु कहां पर है, तो पहली कंडीशन हमने लिखा यहां पर कि अगर वस्तु कहां पर रखी जाए, अनंत पर रखी जाए, तो अनंत पर रखेंगे तो आकार आपका क्या बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, आकार आपका बनेगा बहुत छोटा। अब यहां पर इसके पीछे से ऐसे लाइट पड़ेगी, कहने का मतलब प्रकाश, जैसे हम या आप खड़े हो जाएंगे, या तो ऊपर से जाएगा या तो नीचे से जाएगा, बीच से चीर कर तो हमें जाएगा नहीं, तो यहां से ऐसे कहां पे जा रहा है ये आप पीछे में दिखा देंगे। ये एक तो टकरा कर ऐसे क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है, और दूसरा जो होता है उसी दिशा में क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये देखिए टकरा के जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये यहां पर ये जो टकरा कर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये बी नीचे हो गया और ये वापस ए ऊपर चला गया, ये यहां पे ऐसे बन गया। तो चीजें अगर यहां पर 1 2 3 4 पॉइंट, तो यहां भी 1 2 3 4 पॉइंट, कहने का मतलब चीजें तो वही है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो चीज ही गायब हो गई। तो बहुत छोटा के साथ साथ अगर हम कहें चीज वही रहेगी, गायब नहीं होगी, मतलब वो वास्तविक होगा। लेकिन प्रकृति क्या है, वो ए बी था और ये यहां पर क्या हो गया, बी ए हो गया, कहने का मतलब उल्टे के रूप में यहां पे कन्वर्ट हो गया। हाँ ये यहां पर बी हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा, तो ये प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट केवल आप अगर जान जाएंगे तो हम आपको बताते हैं वस्तु की स्थिति जो आपके एग्जाम में होती है, 6 कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और 6 के 6 बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिंपल वे में। तो बिल्कुल भाई अनंत पे रखा तो ये दिक्कत है। अब मान लीजिए ये अनंत है और सेंटर तो दिख ही रहा है, अब इसके बीच में हम रख दें, ये वस्तु यहां पर हमने लिख दिया, ए भी यहां पर रखा, तो यहां भी वही हमने लिखा कि वस्तु जो है, वस्तु अनंत एवं सी के किसके है,
बीच में है। तो भाई जब सी के बीच में है तो ऑब्वियस सी बात है, जब अनंत पे था तो बहुत छोटा, थोड़ा सा हम करीब आ गए। मतलब हमने कहा आप 10 मीटर देख सकते हैं, 15 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, मान लीजिए एंड। हमने कहा 20 मीटर कैसा दिख रहा है? आपने कहा सर 30 से छोटा। हमने कहा 30 कैसा दिख रहा है? 40 से छोटा। लेकिन बहुत छोटा तो आप नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि अंतिम वाला पॉइंट आप कहीं ना कहीं जनरली देख सकते हैं, इसलिए। तो यहां पर बस बहुत छोटा के स्थान पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? छोटा। बाकी ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट कराएंगे, फिगर आप देख लीजिएगा, बाकी सारी चीजें ऐसे 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 रहेंगी। मतलब वास्तविक रहेगा, उल्टा रहेगा, उसमें कोई डाउट होने का सवाल ही नहीं है। तीसरा, इस बार वस्तु को हम लाकर सेंटर पे खड़ा कर देते हैं, मतलब यहां पर। अब आप ही बताइए, किसी भी चीज के अगर आप सेंटर में ऐसे खड़े हो जाएंगे और आपसे कहा जाए देखिए, तो चारों तरफ आपको क्या दिखाई पड़ेगा? एक ही जैसा तो दिखाई पड़ेगा। मतलब यहां पर अगर वस्तु जो है, वस्तु क्या हो? केंद्र पर हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि वस्तु दिखाई पड़ेगी बराबर। लेकिन सारी प्रक्रिया फिर वही होगी, वास्तविक होगा और क्या होगा? उल्टा होगा। अब अभी तक हम यहां पर वस्तु रखे, यहां पर एक कॉन्सेप्ट भी देखिए, तो आप असेंडिंग मानिए, डिसेंडिंग मानिए, जो भी आप कहें, हम चलिए बढ़ते क्रम में कहते हैं। बहुत दूर था, बहुत छोटा, और करीब आया, छोटा। साइज में एक चेंजिंग हो रहा है। जब बिल्कुल मिड में लाकर खड़ा कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है बराबर। अब मिरर के करीब जा रहे हैं, मतलब C और F के बीच में। तो भाई जब यहां बहुत छोटा, यहां बराबर, जब मिरर के करीब जाएंगे तो यही जो है, देखिए एक ही फिगर में हम दिखा रहे हैं, फिगर आप अलग देख लीजिएगा, तो ये साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वस्तु अगर हम कहें यहां पर C एवं यहां पर F है, C एवं F के मध्य में हो, तो मध्य में होगा तो आकार हो जाएगा बड़ा, बाकी दोनों प्रक्रिया वही होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। 4 कंडीशन हो गया है। अभी हम पीछे दिखाते हैं जहां पर पीपीटी बना हुआ है, यहां लेकिन एक लॉजिकली बता रहे हैं। 5वीं कंडीशन यहां दिखा रहे हैं, उसी के आगे। जब यहां पर वस्तु कहां पे रख दें? हम फोकस पे रख दें। कहां पे रख दें? फोकस। आप ही जाते हैं शादी विवाह में, किसी फोकस पे खड़े हो जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि साइज कितनी बड़ी बन गई। तो यहां हमने लिख दिया, जब वस्तु कहां हो? F पर। जब वस्तु F पर होगी तो साइज बड़ा नहीं, तब क्या होगा? कोई आइडिया नहीं लगता, बहुत बड़ा, और बाकी दोनों चीजें वही। कहने का सेंस है कि प्रतिबिंब आपका वास्तविक ही होगा और उल्टा ही होगा। तो अभी आपने देखा, हमने इधर आपसे पहले ही बोला है कि 6 कंडीशन होती है, तो 5 कंडीशन में तो केवल और केवल आकार में चेंज हुआ है, और किसी में तो चेंज हमें दिखा ही नहीं, जो आपको भी समझ में आएगा। छठे में सारा खेल होता है, और यही अवतल दर्पण ही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अवतल दर्पण क्या बनाता है? तो वो अवतल वास्तविक भी बनाता है, आभासी भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, क्योंकि छठे में चेंजिंग काफी ज्यादा होती है। छठे का इन द सेंस, फिर से अगर यहां पर हम फिगर इसको थोड़ा सा फिर से बना दे रहे हैं, यही वाला, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये C है, F है, ये P है। इस बार वस्तु F एवं P के बीच में रख रहे हैं, मतलब यहां पर। तो प्रकाश यहां से छोड़ेंगे, तो जैसे आपका हाथ है और ये आपने टॉर्च लिया, हम मान ले हाथ तो ब्लड होता है, रेड रेड दिखाई पड़ता है, हम यहां पर मान ले कि ये अपारदर्शी कहीं ना कहीं मिरर है। तो भाई ऐसे टॉर्च हमने यहां पर जलाया, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ, टॉर्च और आगे लेकर आए, जलाया, रिफ्लेक्ट हुआ, टॉर्च और आगे लेकर जाया। लेकिन एक समय ऐसा है कि टॉर्च को ऐसे बंद कर दिया हाथ से। अब पता चला रिफ्लेक्ट होने के लिए स्पेस तो चाहिए, अब आगे भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? अपारदर्शी। ये सामने देखिए अपारदर्शी, ना पीछे आ सकता है ना आगे जा सकता है। तो हम आपको बता दें, कई बार आता है कि अपारदर्शी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो पेंटिंग या कलर किया होता है। अपारदर्शी का मतलब नहीं होता कि किसी शीशे के पीछे लकड़ी लगा दीजिए अपारदर्शी हो जाएगा, नहीं। शीशे को जब कलई किया जाता है मिरर को, तो उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। बाकी वो हम अपनी सुविधा के लिए लकड़ी लगाएं, क्या लगाएं, अलग कैसे। तो कोई भी चीज चाहे जितनी जैसे हमने हाथ में ऐसे, क्योंकि हमारे ब्लड होता है, ऐसे लगा दिया तो हमें क्या होता है? रेड रेड दिखाई पड़ता है। तो ऐसे ही यहां पर जब लाइट छोड़ेंगे ये वापस नहीं जा पाएगा, लेकिन आगे जो है ऐसे निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा, बहुत दूर 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 दूर। मतलब ये
आभास दिखाई पड़ेगा। और ये लाइट छोटी रहेगी लेकिन ऐसे बिरल 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 दिखाई पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं इस बार बड़ा बनेगा। और जब आभास होता है तो आभास कभी उल्टा नहीं होता है, अभी पीछे ही बताया आभास हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो यहां पर अगर हम कहें जब वस्तु, अगर हम कहें, अभी हम दिखा दे रहे हैं F एवं P के मध्य, जब F एवं P के मध्य होगा तब यहां पर अगर हम कहें कि इस कंडीशन में आपका क्या होगा, तो यहां भी अगर हम कहें तो बड़ा ही बनेगा, लेकिन इस बार वास्तविक नहीं है, आभासी होगा। और आभास हमेशा कहां होता है, सीधा होता है। अब थोड़ा सा ये 6 पॉइंट आप अलग से देखिएगा, हम थोड़ा पीछे इनके उस पे आते हैं कि इन्होंने क्या क्या बताया है, कहां कहां पे बनता है स्थिति। ये बात की बात है कि दर्पण के पीछे अनंत वक्रता केंद्र के बाहर, ये अलग चीज है। ये वाला पॉइंट हमने गायब किया है अभी। ध्रुव एवं फोकस के मध्य, ध्रुव एवं फोकस के मध्य अगर यहां पर हम बात करें तो यहां इन्होंने कहा है आकार बनेगा बड़ा, आभासी एवं क्या बनेगा, सीधा। तो ये तो अभी हमने सबसे लास्ट वाला ये यहां पर पहले ही मेंशन कर दिए। ये अगर आप पीछे देखें तो सबसे लास्ट वाला यही हमने आपको बताया है। कहां चला गया, हाँ, ये जो है F ही तो लिखा है, F फोकस हो गया और ध्रुव ये है, ये पोल है, इसी के मध्य होगा, बड़ा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। तो ये पॉइंट है फोकस पर। फोकस पर अगर हम कहें तो अत्यधिक क्या भी बताया है, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा एवं उल्टा बनेगा। तो यहां पर हम भी देख लें फोकस पर, जहां भी फोकस, ये देखिए अत्यधिक बड़ा मतलब बहुत बड़ा, और वास्तविक उल्टा मतलब एज इट इज वही है। तो 4 बार हमको और आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आते हैं फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य, तो इसमें तो बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा। तो पीछे आप देख लीजिए, यहां भी हमने वही लिखा है कि इसके मध्य जब आते हैं तो ये देखिए बड़ा बनेगा, और क्योंकि फोकस और वक्रता केंद्र की बात है, वास्तविक उल्टा तो कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर वक्रता केंद्र सेंटर पे आएंगे तो वस्तु के क्या बनेगा, बराबर बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा रहेगा ही रहेगा। फिर आएंगे वक्रता केंद्र के बाहर की वही बात होगी, तो छोटा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा, और जब अनंत पे होगा तो अत्यधिक छोटा होगा और वास्तविक एवं क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं इसको बहुत अच्छे से आप फिर एक बार स्वयं भी पढ़िएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो ये कुछ आपके टर्म थे, बाकी आगे हम कहीं ना कहीं चर्चा अगले क्लास में हम कहीं ना कहीं करेंगे आपसे। चलिए, बाकी धन्यवाद।